नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त और एकदम शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने चहीते परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से क्लास के साथ सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और क्लास को कर रहे हैं हम लोग शुरू। ठीक भाई, तो नमस्ते नमस्कारम सभी प्यारे बच्चों को हमारा प्रणाम। और सभी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे क्लास के साथ। आवाज़ की अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताएं, फिर हम अपनी क्लास को करेंगे शुरू। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रणाम। आप सभी प्यारे बच्चों को ढेरों आशीर्वाद। ठीक है, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग भी एकदम बढ़िया हैं। हेलो सभी बच्चों को, हाउ आर यू ऑल। यू ऑल आर वेरी गुड, होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो भाई आ जाएं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जय हिंद जय भारत। ठीक, चलिए तो भाई करते हैं क्लास को शुरू। क्लास में टॉपिक आपका चल रहा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में, सॉरी प्लांट क्लासिफिकेशन चल रहा था, पादप वर्गीकरण, जिसमें मैंने आपको आवृत बीजी, देखो हमने जब पादपों का वर्गीकरण शुरू करा तो बताया था दो प्रकार के होते हैं प्लांट, एक पुष्पी और एक पुष्पी। पुष्पी में हमने बात करी थी, ये तीन भागों में बटे हुए थे, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में शैवाल आती थी, ब्रायोफाइटा में पढ़ा था उभयचर बोलते हैं इनको, इसमें मॉसिस वगैरह आते थे। और ट्रेडिडोफाइटा में सबसे पहले जाइलम और फ्लोयम देखे गए, और इनको कहते हैं हम प्रथम संवहनी ऊतक। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। हमने कल की क्लास में अनावृत बीजी भी पढ़े थे, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म जिनको आप नाम देते हो। हमने बेसिकली जिम्नोस्पर्म कल की क्लास में पढ़ लिए थे, जिनको नग्न बीजी भी कहते हैं। अनावृत बीजी, नग्न बीजी, जिम्नोस्पर्म एक ही है ये, है ना। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कुछ थोड़ा सा आवृत बीजी के बारे में। तो आइए आगे हम लोग बात करेंगे कि मैम जो आवृत बीजी हैं इनको आपने बताया था दो भागों में इनको बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में थे? मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट थे प्यारे बच्चे एक बीज पत्री, इनके बारे में भी आपने पढ़ी थी बातें। एक बीज पत्री जिसमें एक कोटाइलडोन होता है, और दूसरा आपने पढ़ा था डाइकोट जिसको कहते हैं द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री जिसमें दो बीज पत्र होते हैं, उदाहरण भी इनके मैंने आपको बताए थे। लेकिन इन दोनों में पत्ती कैसी होती हैं, इन दोनों में जड़ें कैसी होती हैं, ये और बता देती हूँ। तो बेटा आपको कभी भी पूछेगा कि एक बीज पत्री के अंदर कैसी जड़ें होती हैं, क्या हम जड़ों से भी पहचान सकते हैं एक बीज पत्री पौधे को? क्या हम जड़ों से भी पहचान सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल पहचान सकते हैं। तो एक बीज पत्री पौधों में आपको पाई जाती है फाइब्रस रूट। तो एग्जाम में पूछेगा कि एक बीज पत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ें होती हैं, आप बताएंगे रेशेदार जड़ें होती हैं। इनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ें कैसी होंगी? ऐसे ऐसे जड़ों से रेशे से निकले हुए होंगे, एक ही जड़ से ऐसे रेशे से निकले होंगे। तो रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं एक बीज पत्री में। ठीक है भाई, पूछ ले आपको कि द्विबीज पत्री में कैसी जड़ें होती हैं। तो द्विबीज पत्री के अंदर अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर मिलती हैं टैप रूट यानी कि शंकु जड़ें, इनके अंदर मिलेंगी शंकु जड़ें। ठीक है, यानी कि टैप रूट इनके अंदर मिलती हैं आप लोगों को। टैप रूट कैसी होती है? तो ऐसे ऐसी सी संरचना वाली होती हैं टैप रूट, ऐसे ऐसे जो शंक्वाकार होंगी वो होती हैं टैप रूट। जैसे गाजर, मूली, शलजम, ये सारी ये होती हैं आप लोगों की टैप रूट। तो आप लोगों को पेपर में ये पूछा जा सकता है कि एक बीज पत्री में कैसी जड़ें मिलती हैं और द्विबीज पत्री में कैसी जड़ें। एक बीज पत्री में मिलेंगी रेशेदार जड़ें, जैसे गेहूं को कभी उखाड़ कर देखना, गेहूं को कभी उखाड़ कर देखना, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी लेकर आता है जब गेहूं के पौधे को उखाड़ते हो। और मूली गाजर जो होती हैं ये इस तरीके की होंगी। ठीक है, आओ अब बात करते हैं भाई पत्ती की, लास्ट में बात करेंगे लीव्स की, पत्तियों की। तो आपको पूछेगा कि एक बीज पत्री पौधों में पत्तियां कैसी पाई जाती है। इनके अंदर अगर बात करते हैं तो पत्तियों के अंदर जो संरचना है वो समानांतर होती है बेटा, समानांतर। ठीक है, तो
इनके अंदर समानांतर क्रम वाली पत्तियां देखने को मिलती हैं, समानांतर, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन इनके अंदर आपको मिलता है। कैसा वेनेशन मिलेगा? पैरेलल प्यारे बच्चे। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन इनके अंदर आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने कल बताया था, अभी बताऊंगी। इनके अंदर पत्तियां कैसी होती हैं? तो इनके अंदर अगर लीव्स की बात की जाए तो इनके अंदर तुम्हें पत्तियां मिलती हैं जाली का व्रत। इनके अंदर पत्तियां मिलती हैं जाली का व्रत, यानी कि इनके अंदर जो पत्ती है उसमें जाल सा बना हुआ होगा, जाली का व्रत मिलती है। रेटिक्यूलेट बोलते हैं जिसको, रेटिक्यूलेट या नेट लाइक। ठीक है, रेटिक्यूलेट या फिर नेट लाइक, जैसा जाल बनता है। तो ये दोनों मैंने तुम्हें कल भी बनाकर दिखाए थे, समानांतर और प्यारे बच्चे रेटिक्यूलेट, ये दोनों मैंने तुम्हें कल बनाकर दिखाए थे। अब लिख लो मैं कैसे कैसे आपको बता रही हूं, चलो देखते हैं। अगर आपको पूछेगा कि समानांतर कैसी होती है, पैरेलल कैसी होती है, भैया आपको हाई क्वालिटी पर भी कुछ सही से दिख नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है? बेटा दोनों ही सेम है, कोई सी भी पढ़ सकते हो बेटा। ठीक है, अवतार में भी मैंने पढ़ाई है और इसमें भी, तो कोई सी भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बढ़ेंगे कि मैम रेटिक्यूलेट और ये आप लोगों की पैरेलल कैसी होती है। तो कल मैंने आपको गेहूं के एग्जाम्पल को देकर समझाया भी था कि भाई इस तरीके से आपकी गेहूं में देखोगे ना, अंदर की तरफ की जो वेनेशन है वो ऐसे ऐसे होती है। तो ये होता है समानांतर, ये है समानांतर क्रम। ठीक है, ये है समानांतर, पैरेलल। और प्यारे बच्चे रेटिकुलेट मैंने कल बताई थी, इस तरीके से ऐसे होती है रेटिकुलेट, ये है रेटिकुलेट, ऐसे ऐसे करके इनमें होगा ऐसे क्रम, ये जाल सा बना हुआ होगा, नेट लाइक होंगी भाई, ये जाल सा बना हुआ होगा, नेट लाइक होती है ये इस तरीके से। तो ये होती है जाली का व्रत, ये है जाली का व्रत। ठीक है, आगे बढ़ूं अब मैं, ये पॉइंट मैंने आपको कल भी बता दिए थे, है ना? अब ठीक है मैम जी, अच्छा बेटा, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जाली का व्रत और समानांतर बताया था। जो बच्चे बोल रहे हैं समझ नहीं आया, बेटा शायद आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, एक बार कल की क्लास देखो, उसमें हमने मोनोकोट डाइकोट के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो एक बीज पत्री में जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार। रेशेदार जड़ें कैसी होती हैं? जैसे गेहूं की जड़ें, गेहूं को कभी उखाड़ कर देखना, एक ही जड़ से बहुत सारा रेशा सा या मिट्टी निकलेगी बहुत सारी साथ में, ऐसी होती हैं रेशेदार जड़ें। इनमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? इनके अंदर होती हैं शंकु जड़ें यानी टैप रूट। टैप रूट कैसी होती है? इस तरीके की, जैसे गाजर है, मूली है, वो। ठीक है, तो ऐसे आपको समझनी है चीजें। अब आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे आप लोगों का, ये आप लोगों का जो प्लांट क्लासिफिकेशन था खत्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक है हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, दूसरा टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की। कुछ बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े थे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कि मैडम जी आपने तो जूलॉजी में मतलब नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम ये छोड़ दिए हैं, आंख भी अभी नहीं हुई है, आप तो बोटनी पढ़ा रही हो, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पेपर के काफ़ी दिन है, आराम से पढ़ाओ। तो बेटा मेरे हिसाब से मैं जल्दी बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, सारी चीज़ें आराम से पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को ये कमेंट होते हैं कि मैम बायो कब खत्म होगी, तो मैं आइडिया आपको देती हूँ कि तब खत्म होगी, और उस आइडिया को भी फिर वो आइडिया भी फेल हो जाता है। अगर मैं जल्दी पढ़ा रही होती तो वो आइडिया मतलब एग्जैक्ट बैठ जाता और वहां तक आपकी बायो खत्म हो जाती। तो मैं हर बार बोलती हूँ इस हफ्ते खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं होती, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्पीड में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बिल्कुल चीज़ों को आराम से पढ़ा रही हूँ।
और रही बात बोटनी की, तो बेटा बोटनी भी एक पोर्शन है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए इसको कर लोगे पहले तो कौन सा तूफान आ जाएगा, ये बताओ। बोटनी आपको पहले भी करना है, बोटनी आपको बाद में भी करना है। तो बोटनी वाला पोर्शन मैं आपको पहले करा देती हूँ। तो उसमें झमाला क्या है, उसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, कुछ भी नहीं है, है ना। तो जो टॉपिक बच्चे हैं वो भी कराए जाएंगे, बोटनी भी पेपर में आएगा, इसको भी कर लो। कम से कम हमारा ये रहेगा कि जूलॉजी में अब ये टॉपिक बचे हैं बस, और बोटनी हमारा खत्म हो गया। कम से कम ये हमारे ऊपर से बाहर हट जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको करनी है, यहाँ से भी चीजें आती हैं तो इनको भी कर लो। फिर बचेगी सिर्फ जूलॉजी। फिर ये नहीं रहेगा कि अभी तो बोटनी में भी बहुत सारी चीजें हैं, ये है, तो अब आपकी जूलॉजी बचेगी, उन टॉपिक को हम कर लेंगे। आ जाओ बात करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी क्या होता है बेटा, कभी भी पूछे आपको कि अकारिकी क्या होता है, अकारिकी क्या होता है, तो अकारिकी की अगर हम लोग बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी होता है पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन। तो भाई जब भी आप पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन करोगे, पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन, ठीक है, पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन, उसी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होगी, पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन। लिखेंगे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन जो होता है उसी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब मैम पौधों के बाह्य भाग कौन कौन से होते हैं, पौधों के एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो पौधों के, जब भी आप किसी पौधे को देखोगे तो आपको तना नजर आएगा भाई, स्टेम नजर आएगा, तो तने को पढ़ेंगे। आपको पत्तियां नजर आएंगी तो पत्तियों को पढ़ेंगे भाई, लीव्स को पढ़ेंगे, पत्तियां क्या करती हैं वो पढ़ेंगे। जब भी किसी पौधे को देखोगे आपको फल नजर आएंगे भाई, फ्रूट, फल नजर आएंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप किसी भी पौधे को देखोगे आपको फूल नजर आएंगे, फ्लावर नजर आएंगे, तो फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप अगर किसी पौधे को देखोगे तो उस पौधे पर आप लोगों को जड़ भी नजर आएंगी। वैसे तो जड़ मिट्टी के अंदर होती हैं, लेकिन जड़ों का अध्ययन भी करा जाएगा मॉर्फोलॉजी में। तो जब हम पौधे के इन भागों को पढ़ेंगे उसी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो ये सारे पौधे के बाह्य भाग माने जाते हैं। पौधों के अंदर क्या है, अंदर है बहुत सारी संरचनाएं, जैसे पौधों में बहुत सारे ऊतक हैं, वो इंटरनल पार्ट में आ जाते हैं। तो ये हैं सारे के सारे पौधों के बाह्य भाग। तो पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ना है हमें एक एक करके, ठीक है भाई प्यारे बच्चे। मैम मोनोकोट में धान का भी रूट आएगा क्या, हाँ बेटा बिल्कुल आएगा। मोनोकोट का एग्जाम्पल होती है धान यानी कि चावल भी, ठीक। चलो अब आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे, है ना। मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, अरे भैया ये कैसी दिक्कत आई कि बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। आज लाइट ओके है तो बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों के जो नेट है उसमें डेटा कम हो इसीलिए नहीं दिख रहा है बेटा, ठीक। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं अब। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तने के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे स्टेम यानी कि तना, ठीक है। अब एक छोटा सा पौधा बनाऊंगी मैं, उस पौधे के कुछ भाग आपको पढ़ने हैं। भाई मान लो ये पौधा है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, मिट्टी, और ये मिट्टी के अंदर है जड़ें, ये रही मिट्टी के अंदर जड़ें, ठीक है, ये जड़ें हैं मिट्टी के अंदर, ये रूट्स है मिट्टी के अंदर, और ये जो ऊपर को जा रहा है बेटा ये क्या है, ये है तना। दोबारा से बनाते हैं इस तने को। तो किसी भी पौधे को जब आप देखते हो तो उसमें आप लोगों को ऐसे करके, ऐसे, ये क्या हुआ, ये इसका तना हुआ, इसी पे आपको ऐसे ऐसे लीव्स नजर आती हैं, ऐसे ऐसे पत्तियां नजर आएंगी आप लोगों को, ऐसे ऐसे करके होती हैं लीव्स, ये हैं भाई क्या, पत्तियां। तो जब भी आप किसी पौधे को देखते हो तो उस पौधे पर आपको क्या नजर आता है, ऐसे करके एक पौधा होता है भाई, ठीक है। तो ये जो पौधे का जमीन के अंदर वाला भाग है ये है रूट, ये हैं प्यारे बच्चे जड़ें, ये क्या हैं, जड़ें हैं। तो जड़ें मिलकर बनाती हैं रूट सिस्टम, जहां पर जड़ें पाई जाती हैं उस भाग को कहते हैं रूट सिस्टम।
उस भाग को कहा जाता है जड़ तंत्र। तो कभी भी पौधों में पूछेगा पेपर में कि पौधों में जड़ तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो भाई जहां जड़ है वहीं जड़ तंत्र है। ठीक है, तो पूरे पौधे को हमने दो भागों में बांटा है, एक जड़ तंत्र में, एक तना तंत्र में। तो जहां मिट्टी के नीचे वाला जो भाग है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है बेटा, तो मिट्टी के नीचे जो भी भाग है, ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जो भी भाग है इसको कहते हैं जड़ तंत्र, यानी जहां जड़ें हैं वो जड़ तंत्र है। और मिट्टी के ऊपर जो भी भाग है, मिट्टी के ऊपर कितना भाग है, ये भाग मिट्टी के ऊपर है बेटा, ये वाला भाग मिट्टी के ऊपर है, तो इसको कहते हैं तना तंत्र, इसको कहते हैं शूट सिस्टम, इसको कहा जाता है शूट सिस्टम। तो पेपर में आपको पूछेगा कि मिट्टी के नीचे वाला भाग किस तरीके का तंत्र बनाता है, तो पौधों में मिट्टी के नीचे वाला भाग बनाएगा जड़ तंत्र, और मिट्टी के ऊपर जितना हिस्सा है पौधे का वो बनाता है तना तंत्र। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर मैं पेन से चला रही हूँ मोटा मोटा, ये है भाई तना, ये है किसी भी पेड़ का तना, तो ये होता है तना। अब तने के बारे में ही हम करेंगे बात। तो तना जो होता है ये क्या करता है, पौधों को सहारा देता है बेटा, पौधों को सहारा देना। भाई पौधों को सहारा देने का काम किसका है, तने का ही है ना, पौधों को सहारा देना, सपोर्ट प्लांट, ये क्या करता है, सपोर्ट प्लांट, पौधों को सहारा देगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है तने का, तो दूसरा काम ये होता है कि तने पर ही लगी हुई होती है सारी संरचनाएं। भाई ये तना है, इस पर ही पत्ती लग रही है, अब यहीं पर खिलती हैं प्यारे बच्चे, ऐसे करके फूल खिलते हैं, है ना, इसी पर लगते हैं बेटा फल, तने पर ही। मान लो यहाँ पर ये लटक रहा है फल, ये लटक रहा है भाई फल, तो तने पर ही क्या होता है, तने पर ही फल लगते हैं, तने पर ही पत्तियां लगी होती हैं, तने पर ही फूल होते हैं। तो जितनी भी संरचनाएं तुम एक पेड़ में देखते हो वो तने से ही लगी हुई होती हैं। तो लिखना तने पर, तने पर फल फूल, फल फूल पत्तियां आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, पत्तियां, पर्व, पर्व संधि, ठीक है, पर्व और पर्व संधि बहुत पूछी जाती हैं, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो तने पर ही पाया जाता है प्यारे बच्चे सारी की सारी संरचनाएं। तो लिख लीजिएगा फ्रूट्स, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए बेटा, लीव्स हो गई हैं, लीव्स पत्तियां, ठीक है, नोड हो गई, नोड पर्व, और इंटर नोड हो गई, इंटर नोड। तो नोड, इंटर नोड, लीव्स, ये सब कहाँ होती हैं, आर प्रेजेंट ऑन स्टेम, आर प्रेजेंट ऑन स्टेम। तो ये सारी संरचनाएं तने पर ही पाई जाती हैं। तो बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, किसी भी पेड़ का जो तना है उसी पर शाखाएं हैं, वहीं पत्तियां हैं, वहीं से फल लग रहे हैं, वहीं पर फूल लग रहे हैं। तो किसी भी पौधे के अंदर तना ही है जिस पर ये सारी संरचनाएं होती हैं। क्लियर हो गई ना बात, ठीक है। स्लो मैम जी, प्लीज स्लो। अरे मेरे भैया, और कितना स्लो पढ़ाऊं मैं, तो कितना स्लो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। दीपक प्यारे बच्चे, फिर इससे स्लो पढ़ाऊंगी ना तो 1 महीने और बैठे रहो फिर बायोलॉजी के लिए, 1 महीने और बैठे रहो फिर बायोलॉजी के लिए। भैया क्या मैं तेज पढ़ा रही हूँ, एक बार बताना मुझे सारे बच्चे कमेंट कर कर, एक बार बताना मुझे सारे बच्चे कमेंट कर कर, क्या मैं तेज पढ़ा रही हूँ। भैया मैं तो धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, हम तो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। जल्दी बताओ, क्या मैं आप लोगों को तेज पढ़ा रही हूँ भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बताएंगे क्या मैं आप लोगों को तेज पढ़ा रही हूँ। अभी तो मैं ये दोनों स्टेटमेंट लिखवाकर यहाँ से हटी भी नहीं हूँ, तो तेज कैसे कह सकते हो भैया। चलो तो सुनो, अब मेरी बात सुनो, हमने क्या बात करी भैया, सुनो। पौधों के नीचे जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है भाई, ये मिट्टी है ना, ये नीचे की तरफ क्या है, जड़ है। तो नीचे की तरफ जो जड़ होती हैं ये बनाती हैं रूट सिस्टम, ये बनाती हैं जड़ तंत्र, है ना। ये मिट्टी है पौधों के, इसी बात को मैं 10 बार पहले रिपीट कर चुकी हूँ, ये वाली बात जो मैं अब और 20 बार रिपीट करने वाली हूँ। तो ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे होती हैं जड़, जड़ जो होती हैं बेटा ये बनाती हैं रूट सिस्टम,
मिट्टी के ऊपर वाला भाग, जो मिट्टी है उसके ऊपर जितना भी भाग है, इसको कहते हैं तना तंत्र। इसको कहा जाता है शूट सिस्टम। ये वो बच्चे हैं जो साथ साथ लिख रहे हैं, उनको लगता है जल्दी पढ़ा रही है मैडम, और मैंने कहा है साथ साथ मत लिखा करो, ठीक है। अब तने के हम काम की बात करेंगे तो तना पौधों को सहारा देता है। तने का काम है पौधों को सहारा देना। तने का काम है पौधों को सहारा देना, ठीक है। सपोर्ट प्लांट, पौधों को सहारा देना तने का काम है। दूसरा काम है तने पर ही फल हैं, तने पर ही फूल हैं, तने पर ही पत्तियां हैं, और तने पर ही पर्व और पर्व संधियां हैं, है ना। तुम्हारा मन कर रहा है दोपहरी में सोने का, तो सो जाओ, वैसे मुझसे क्यों लोरी गवा रहे हो फिर तुम। तो भैया तने पर ही पाई जाती हैं ये सारी संरचनाएं, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो तो भैया अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पर फल क्या होता है। तुमने कभी खाया है सेब, अनार, पपीता, अंगूर, केले, ये सब खाए हैं, ये फल होते हैं। फूल, तुमने कभी नाम सुना है गुलाब का, गुड़हल का, है ना, चंपा का, चमेली का, ये सब फूल होते हैं। पत्तियां तो तुमने देखी ही होंगी जरूर, है ना बेटा। पर्व और पर्व संधियां क्या होती हैं, ये पढ़ना है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊं पर्व और पर्व संधियां क्या है, तो ये वाली जो पत्ती है, ये पत्ती, ये तना है जो हरा हरा है, मैं इसको थोड़ा पीला पीला कर रही हूँ जिससे समझ में आ जाए। ये तना है तुम्हारा, ये तना है, ये तुम्हारा तना है बेटा, ये पेड़ का तना है। तुम्हारा तना क्यों होता है, ये पेड़ का तना है, ठीक है। अब इसमें जो पत्तियां निकल रही हैं वो यहाँ से निकल रही है पत्ती, और यहाँ से निकल रही है। तो इस बीच इतनी जगह को, ये वाली जो जगह है, एक पत्ती यहाँ से निकली है, फिर दूसरी पत्ती यहाँ से निकली है, तो इनके बीच की ये जो जगह है इसको कहते हैं इंटरनोड। इसको कहा जाता है इंटरनोड, इसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहेंगे इसको, पर्व संधि कहेंगे इसको, इसको कहते हैं पर्व संधि, ठीक है। तो एक तने के अंदर बीच बीच में जो खाली जगह है, जैसे एक पत्ती यहाँ है, फिर एक पत्ती यहाँ है, तो इनके बीच की ये जो खाली जगह है इसको कहते हैं इंटरनोड, इसको कहते हैं पर्व संधि। अब मैम पर्व संधि तो समझ में आ गया, संधि पर्व क्या होती है, ठीक है। पर्व और पर्व संधियां यही होती हैं। पर्व क्या होती है, पर्व होती है नोड। तो तुम्हें दिख रहा है ये पत्ती, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, ये तो यहाँ पर जो बन रही है ना, ये है नोड, यहाँ पर जो बन रही है ये है नोड, इनको बोलते हैं पर्व। भैया जिस बेस से तने से पत्ती लगी हुई है उसको कहते हैं हम नोड, प्यारे बच्चे। तो एक पत्ती से दूसरे पत्ती के बीच की जगह को कहेंगे इंटरनोड, और जहां पर तने से पत्ती लगी हुई है, इस पत्ती को अगर तोड़ोगे तो यहाँ से टूटेगी, यहाँ से टूट जाएगी, तो यही वाली जगह है नोड, ठीक है। तो ये भी तने पर ही लगी हुई होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूपांतरित तनों की। भाई तने अपने आप को कर लेते हैं रूपांतरित, तो अब बात करेंगे रूपांतरित तनों की, ठीक है। अब मुझसे कोई भी बच्चा ये ना पूछे कि बायोलॉजी कब खत्म होगी। भैया जब इतनी स्पीड में पढ़ोगे तो बायोलॉजी पता नहीं कब खत्म होगी। तो मॉडिफाइड स्टेम की बात करते हैं। अब मॉडिफाइड स्टेम की बात करेंगे, हम बात करेंगे रूपांतरित तनों की, है ना। तो ऐसे तने जो थोड़े अलग से हमें दिखते हैं उनको कहते हैं रूपांतरित तने, है ना। तो रूपांतरित तने कौन कौन से हैं आपको पेपर में पूछा जाएगा। आप लोग बताएंगे कि रूपांतरित तनों में आता है आप लोगों के भूमिगत तने, ठीक है। भूमिगत तने आपको बहुत पूछे जाते हैं। भूमिगत तना यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम, ऐसा तना जो मिट्टी के अंदर रहेगा, अंडरग्राउंड स्टेम इसको बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम इसको कहते हैं। भूमिगत तना, भूमि मतलब जमीन, गत मतलब अंदर। ऐसे जमीन के अंदर तो जड़ें होती हैं, है ना, लेकिन मैम जमीन के अंदर तना भी होता है। हाँ भैया होता है, इसीलिए तो पेपर में पूछा जा रहा है। ये तो सबको पता है जमीन के अंदर जड़ होती है, जमीन के अंदर तने वाली बात बताओ हमें। तो
यही पेपर में आएगा। तो जो तना जमीन के अंदर होगा उसको कहेंगे भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे उसको। और अंडरग्राउंड स्टेम का उदाहरण क्या है? तो पहला नंबर है आलू का। ठीक है, आलू की सब्जी, आलू खाते हो, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। तो आलू से बनता है समोसा। आलू देखा है? वही वाला आलू, हाँ, जो समोसे में डलता है। आलू जो है ये एक तना है। तो जब हम बात करते हैं पोटैटो की, तो पोटैटो एक तना है। और कैसा तना है? तो बताएंगे कंद रूप का तना है, कंद। आलू के तने को हम लोग कंद कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। आलू के तने को हम लोग कंद कहते हैं, ट्यूबर कहा जाता है आलू के तने को। समझ में आ गई बात? भैया दूसरा उदाहरण सुन लो, एक बार और बोल रही हूं। आलू है अंडरग्राउंड स्टेम, जो समोसे वाला आलू होता है, इसको, इसके तने को, आलू के तने को कहते हैं कंद। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कंद किसके तने को कहते हैं? आलू के तने को कंद कहते हैं। आ जाओ, दूसरा एग्जाम्पल है अदरक। अदरक वाली चाय पी होगी तुमने। अदरक जिसको कहते हैं जिंजर हम लोग, जिंजर यानी अदरक। अदरक भी एक तना है। कैसा तना है? भूमिगत तना है अदरक भी। और अदरक के तने को कहा जाता है प्रकंद। तो पेपर में आएगा कि राइजोम किसके तने को कहते हैं? राइजोम यानी कि प्रकंद। तो अदरक के तने को राइजोम या प्रकंद कहते हैं। समझ में आ गई बात? तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे हल्दी। हल्दी वही जो सब्जी में डालकर खाते हो, टर्मरिक बोलते हैं जिसको। हल्दी जो कि सब्जी में डालकर खाते हैं, ये भी एक तना है। हल्दी भी एक तना है। ठीक है। आलू, आलू के तने को कंद कहेंगे। अदरक, अदरक के तने को प्रकंद कहेंगे। हल्दी, हल्दी के तने को भी प्रकंद कहेंगे बेटा। तो हल्दी हो गई, अदरक हो गया, इन दोनों के तने को प्रकंद कहेंगे। और तीनों के तीनों तने का एग्जाम्पल है ये। फोर्थ नंबर पर बात करेंगे प्याज की। भैया गर्मियों में सलाद के रूप में भी खाते हो अनियन। प्याज जो होती है अनियन, ठीक है, जो प्याज है इसके तने को हम क्या कहेंगे? बल्ब कहेंगे, बल्ब। तो प्याज के तने को कहते हैं बल्ब। आपको पेपर में प्रश्न आएगा कि प्याज के तने को क्या कहते हैं? प्याज के तने को हम लोग क्या कहेंगे? बल्ब कहते हैं। समझ में आ गई बात? है ना भैया? मैं फास्ट नहीं चलूंगी, मैं तो ऐसे ही समझाऊंगी। जिसको सोना है सो जाओ, जिसको नहीं सोना मत सो। जब तुम्हें लगता है मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ, अब मैं धीरे से ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। पांचवें नंबर पर बात करेंगे हम लहसुन की, प्यारे बच्चे। पांचवें नंबर पर बात करेंगे लहसुन की। लहसुन की बात करेंगे पांचवें नंबर पर। जो आप खाते हो ना गार्लिक, लहसुन, तो भाई ये भी एक तरीके का क्या है? ये भी एक तरीके का तना है। और इसके तने को भी हम क्या कहते हैं? बल्ब भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको पेपर में पूछी जाती हैं। और छठे नंबर पर है अरवी। अरवी चल रही है ना अब गर्मियों में, अरबी की सब्जी खाते हो, तो अरबी का जो तना है इसको हम कोर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोर्म। तो कोर्म किसके तने को कहते हैं? अरवी के तने को कोर्म कहते हैं। अरबी की सब्जी खाते हो ना, वो भी एक जमीन में से खोदी जाती है, तो वो भी क्या हुआ? एक तरीके का तना हुआ। और बात मूंगफली की जब चलती है, तो मूंगफली फल है बेटा। मूंगफली भी जमीन से खोदी जाती है, लेकिन मूंगफली तना नहीं है, मूंगफली एक फल की कैटेगरी में आता है। मूंग की फली एक फल है। ठीक है, चले भैया आगे अब हम लोग, है ना भाई? अच्छा, अब थोड़ा तेज पढ़ा दूं, ठीक है। अब सबके कमेंट आ रहे हैं, स्पीड लाओ। चलो तो भैया, अब हम लोगों ने पढ़ लिया, इनमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। चलो तो भाई देखो जरा, ये है आप लोगों का अदरक। आपको पता है अदरक, अदरक कैसा दिखता है? अदरक के तने को कहते हैं राइजोम, लिखवा दिया। ये है अरवी, अरवी के तने को कहते हैं कॉर्म। ये है आलू, आलू के तने को कहते हैं ट्यूबर।
और अनियन ये है प्याज, प्याज के तने को कहते हैं बल्ब। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। आ जाओ, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। अब बात करेंगे जड़ों की। तो आओ भाई, दूसरे नंबर पर बात करेंगे रूट की, जड़ की, जड़ें। अब हम बात करेंगे रूट्स की। तो रूट्स क्या काम करती हैं, जड़ें क्या काम करती हैं? तो पौधों के अंदर जल और पोषक पदार्थों का अवशोषण, जल व पोषक पदार्थों का अवशोषण ये करती हैं। जल और पोषक पदार्थों का अवशोषण, ठीक है। तो पौधों के अंदर जो जड़ें होती हैं ये क्या करती हैं, आप सभी पता है आपको कि ये मिट्टी के अंदर से पानी को निकालती हैं और पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। पानी में ही पोषक पदार्थ होते हैं, तो आप बताओगे जल व पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। तो मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं ये जल और पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। या तो खनिज पदार्थ बोल दो या पोषक पदार्थ, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, जड़ें क्या कर रही हैं? जड़ें भी एक तरीके से प्यारे बच्चे पौधों के अंदर, जब भाई किसी पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होगी वो पेड़ उतनी मजबूती से मिट्टी को बांधता है। तो ये मिट्टी को बांधने का काम करती है, मिट्टी को बांधना। इनका काम क्या होता है? मिट्टी को बांधना। भाई आपके खेत होते हैं, खेत के आसपास ये क्या करती हैं? बाइंडिंग करती हैं मिट्टी को, बाइंडिंग सॉइल, मिट्टी को बांधने का काम करती हैं जो जड़ें होती हैं। आपके खेत के आसपास अगर पेड़ होंगे ना, तो आपके जो डोली बना देते हैं खेतों के आसपास, वो बड़ी मजबूती के साथ पेड़ की जो जड़ है उस मिट्टी को पकड़े रहती है, जिससे मिट्टी बारिश में बहेगी नहीं। अब जड़ों की भी बात करते हैं। तो जड़ें जो होती हैं प्यारे बच्चे, इनमें कौन सी विधि के द्वारा पानी ऊपर बढ़ता है? तो जड़ें किस विधि के द्वारा पानी को सोखती हैं? तो जड़ें आप लोग बताओगे परासरण की विधि द्वारा, परासरण क्रिया द्वारा, परासरण की क्रिया द्वारा पानी का अवशोषण करती हैं, परासरण की क्रिया द्वारा जल का अवशोषण करती हैं, ठीक है। तो जब जड़ें मिट्टी से पानी को पिएंगी, कौन सी प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से पानी को अवशोषित करती हैं? आप बताएंगे परासरण की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी से पानी को खींचती हैं जड़ें। तो मिट्टी में जितना पानी है उस पानी को खींचने का काम करती हैं जड़ें, किस प्रक्रिया द्वारा? परासरण की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। अब जड़ों के भी कुछ एग्जाम्पल हैं। भाई जड़ें भी अपने आप को करती हैं मॉडिफाई, जड़ें भी अपने आप को करती हैं मॉडिफाई। तो आपको पूछेगा कि रूपांतरित जड़ें कौन कौन सी हैं? रूपांतरित जड़ें तो आप लोग बताकर चलोगे मॉडिफाइड रूट जो होती हैं इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो मॉडिफाइड रूट जो हैं इसमें आती हैं आप लोगों की शलजम। कभी भी पूछे कि जो मूली है वो क्या है, तो आप कहेंगे एक जड़ है। रेडिश, मूली जो होती है एक जड़ है। कभी भी आपको पूछे गाजर क्या है, तो गाजर भी बच्चा एक जड़ है। कैरेट जो हम खाते हैं गाजर, ये भी एक जड़ है। आपको कभी भी पूछे कि शलगम क्या है, शलगम, तो शलगम भी एक जड़ है बेटा। इसको ट्यूलिप या टर्निप करके बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपको नेट पे देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो शलगम जो होती है इसको भी एक जड़ की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। आपको पूछ ले शकरकंद, शकरकंद जो होती है जिसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो खाइए आप लोगों ने, शकरकंद, शकरकंद खाइए। तो शकरकंद जो होती है ये भी होती है आप लोगों की क्या? एक जड़। शकरकंद जो होती है ये भी एक जड़ है। स्वीट पोटैटो बड़ी मीठी मीठी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में होता है इसमें, कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और कभी भी आपको पूछे चुकंदर क्या है, चुकंदर, तो चुकंदर जो होता है बीट रूट बोलते हैं जिसको, बीट रूट, तो भाई इसके तो नाम में ही आ रहा है रूट, तो ये भी एक जड़ होता है। तो ये सब जड़ों के एग्जाम्पल हैं। आपको पेपर में इनमें से कुछ भी पूछेगा आप बताओगे ये सब होती हैं जड़ें, ठीक है, ये सब जड़ें हैं। अच्छा, आपने कभी बरगद देखा है? बरगद, बरगद का पेड़ आपने देखा है कभी? तो बरगद जो होता है आपने देखा है बरगद पर भी जड़ें लटकती रहती है। बैनियन ट्री जो होता है, बैनियन ट्री,
तो बैनियन ट्री जो है, बरगद का पेड़, उस पर जो जड़ें होती हैं वो कौन सी जड़ें हैं? आप बताओगे अपस्थानिक जड़ें। वो होती हैं अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें, या आप बताओगे वायवीय जड़ें। वो होती हैं वायवीय जड़ें। ठीक है, एरियल रूट है वे, एरियल रूट। या तो एक दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, या तो एडवेंचियस रूट बताओगे, एडवेंचियस रूट होती हैं वो, या आप बताओगे वायवीय जड़ें होती हैं। ठीक है, एडवेंचियस रूट या फिर वायवीय जड़ें। बरगद का पेड़ देखा है ना सब बच्चों ने, बैनियन ट्री, उस पे ऐसे लंबी लंबी जड़ें निकली हुई होती हैं। बैनियन ट्री जो होता है उस पर आपने बड़ी सारी जड़ें देखी होंगी लटकी हुई। तो ये सारी जो जड़ें होती हैं ये होती हैं बच्चों, कौन सा किसका एग्जाम्पल है पूछ ले, आप बताएंगे ये किसका एग्जाम्पल होता है? अपस्थानिक जड़ों का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। देखो ये रही, ये बरगद के पेड़ से जो ऊपर से नीचे को लटकी हुई होती हैं, इन पर हम झूल भी जाते हैं। तो ये जो जड़ें हैं ना, ये जड़ें होती हैं प्यारे बच्चे, आप लोग बताएंगे अपस्थानिक जड़ें। ठीक, चलो, तो इतनी चीजें जड़ों से पढ़नी थी, है ना भाई। बीट रूट खाने से क्या होता है बेटा? बीट रूट खाने से तो आपको ब्लड बनता है आपके शरीर में, बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। बल्ब क्या है भैया? बल्ब प्याज का तना है। प्याज देखिए एक बल्ब के जैसी होती है, तो बल्ब प्याज के तने को कहते हैं बल्ब। ठीक है, बल्ब कहते हैं प्याज के तने को। मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? हाँ भैया, ये चलो इसको भी हम ठीक कराते हैं, इस वीडियो को भी क्लियर करवाती हूँ। आज का मुझे आप टाइम दो, कैमरा ठीक नहीं है ना, ऐसा लग रहा है आप सभी को। रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुकना। मुझे लग रहा है कि कैमरे में कोई दिक्कत है। एक सेकंड रुकना आप लोग, मैं जरा चेक करवाती हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं चेक करवाती हूँ। पीपल में तो बेटा ऐसे बेसिकली, हाँ पीपल में भी जब ज्यादा बूढ़ा पीपल हो जाता है तब निकल जाती है। बोर्ड में प्रॉब्लम है भैया? बोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो अच्छा खासा बोर्ड है ये रहा। हेलो, हाँ भाई, ठीक है, ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं अब। तो जड़ों के, ये जड़ों के ही टाइप है, ये रूपांतरित जड़ें हैं। ठीक है, ये सारी भूमिगत तनों में भी भूमिगत जड़ों का एग्जाम्पल है। ये सब मिट्टी के अंदर से मिलती हैं। आप लोगों को पूछ ले अपस्थानिक जड़ें कौन सी होती है, तो अपस्थानिक जड़ें हैं बरगद की, तो ये भी एक जड़ों का ही टाइप है। ठीक है, आगे आपको पूछ ले, एक होती है श्वसन जड़ें बेटा, एक होती है श्वसन जड़ें। आपको पूछेगा रेस्पिरेटरी रूट किस में पाई जाती है? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी रूट किस में होती हैं? आप लोग बताएंगे कि जो रेस्पिरेटरी रूट होती हैं ये पाई जाती है मैनग्रोव में। ठीक है, मैनग्रोव के वो होते हैं पौधे, अभी दिखाऊंगी मैनग्रोव। तो मैनग्रोव जो होता है इसके अंदर पाई जाती है, मैनग्रोव जो होते हैं इनमें पाई जाती है श्वसन जड़ें। ये बेटा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं, दलदली क्षेत्रों में मिलती हैं, दलदली क्षेत्र में पाई जाती हैं, क्योंकि दलदली क्षेत्रों में कीचड़ सी हुई रहती है, तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये जो जड़ होती हैं ये श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, ये श्वसन करती हैं, इसीलिए इन जड़ों को हम श्वसन जड़ कहते हैं। तो भाई आ जाओ, तुम्हें दिखा देती हूँ दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली मैनग्रोव जड़ें। मैनग्रोव की जो जड़ें हैं ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आपने कई बार देखा भी है कि जो इस तरीके की जड़ें आपने देखी होंगी दलदली क्षेत्रों में, खासकर सुंदरवन वाला जो एरिया होता है वहां ये आप लोगों को ज्यादा मिलती हैं।
तो देखो इस तरीके की जड़ें होती हैं मैनग्रोव की, जो जड़ें होती हैं जो दलदली एरियाज में होती है। अ, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा ये ज्योग्राफी के अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मैनग्रोव आपने जड़ें पढ़ी होंगी। तो ये रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, इनको कहा जाता है श्वसन जड़ें। ठीक है, तो ये भी आपको पूछी जाती है। ये मैशी एरियाज में उगती हैं, मैशी एरिया, दलदली क्षेत्रों में ये उगती हैं बेटा। ठीक है, मैशी एरियाज में ये ग्रो करती हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ाया होगा। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब आपकी क्वालिटी भी मैं चेक करवा रही हूँ, बताना मुझे फिर सही आ रही है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो क्लियरिटी भी चेक कर लेते हैं एक बार। आ जाओ, तब तक आगे बढ़ लिया जाए। अब हम लोग बात करेंगे फूल के बारे में बेटा। अब हम तीसरी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ठीक, ठीक है। 5 मिनट आप लोग वेट कर लो, 5 मिनट। अच्छा सेकंड, ठीक है भाई, आप लोग 2 से 3 सेकंड के लिए इंतजार। चलो भाई आ जाओ सभी बच्चे, ठीक है। इसको कैमरे की क्वालिटी में एक बार चेक करवा लूंगी, आप परेशान ना हो। अभी क्लास थोड़े से टाइम की बची हुई है, तो इस क्लास को और ले लीजिए, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अब बताओ सभी बच्चों को आवाज आ रही है भाई? एक बार थम्स अप करना, आवाज आ रही है सभी को? जल्दी से बताओ आवाज आ रही है बेटा, जल्दी से आंसर करो, आवाज आ रही है? जल्दी बोलो जल्दी। आवाज आ रही है सभी को? थम्स अप कर दो जल्दी से, आवाज आ रही है तो बोलो जल्दी से सभी बच्चे, आवाज आ रही है क्या? ठीक है चलो आ जाओ। अब हम लोग बात कर रहे हैं फूल की, अब हम बात कर रहे हैं फ्लावर की, ठीक है। तो भाई लिखो फ्लावर। तो जो फ्लावर होता है, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो किसी भी पादप का प्रजनन अंग होता है बेटा फूल। तो लिखेंगे पादपों के प्रजनन अंग, पादपों के प्रजनन अंग होते हैं फूल, ठीक है। प्रजनन अंग होते हैं। आपको पेपर में पूछा जाएगा कि जो फूल होते हैं ये क्या है, तो आप बताओगे पादपों के प्रजनन अंग होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो आप बताएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। पौधों का प्रजनन अंग किसको कहते हैं? पौधों के प्रजनन अंग कौन होते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल या फल? तो आंसर बताना, फूल होते हैं। पौधों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फूल होते हैं। भाई फूल में ही होती है प्रजनन की क्रिया पौधों के अंदर, ठीक। अब फूल जो होता है ये किसी भी पौधे के अंदर अगर देखोगे तो इसके दो भाग होते हैं। एक फूल के दो भाग होते हैं बेटा, एक फूल के दो भाग होते हैं। अगर एक फूल को देखोगे तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो आप बताओगे, एक होता है नर भाग, एक होता है मादा भाग। एक नर भाग होता है जिसको कहते हैं मेल पार्ट, एक नर भाग होता है जिसको कहेंगे मेल पार्ट, और एक होता है मादा भाग जिसको कहा जाता है, एक होगा मादा भाग जिसको कहते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है। तो एक
जो फूल होता है इसके दो हिस्से होते हैं, नर भाग होता है, मादा भाग होता है। नर भाग को क्या कहा जाता है ये आपको पूछ ले तो आप लोग बताएंगे कि जो नर भाग होता है इसको कहते हैं हम लोग स्त्री, मतलब जो पुंकेसर है। कभी भी आपको कोई भी नाम लिखा मिले जैसे कि पुंकेसर या स्टेमन, तो ये होते हैं नर भाग। तो आप लोग बताएंगे पुंकेसर। किसी भी पुष्प के अंदर जो नर भाग होता है उसको कहा जाता है पुंकेसर, यानी कि स्टेमन को कहते हैं हम लोग स्टेमन। क्या कहते हैं? पुंकेसर यानी स्टेमन। ठीक है। अगर आपको पूछे किसी भी पुष्प के अंदर जो मादा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, फिर आप कहोगे उसको कहते हैं स्त्री केसर। मादा भाग को कहा जाता है स्त्री केसर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पिस्टिल। मादा भाग को हिंदी में स्त्री केसर और इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। नाम याद रखना है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो तो आगे आ जाओ। अब हम आगे बात करेंगे तो आगे आप लोगों को पढ़ना है कि भाई कोई भी अगर फूल हम लोग देखते हैं तो एक छोटा सा फूल की संरचना मैं बनाऊंगी, उसमें आपको फूल के पार्ट बताऊंगी। जब भी आपने कोई फूल देखा है या हम पीछे वाले पेज पर बनाते हैं ऐसे, तो जब भी कोई फूल आपने देखा है तो नीचे की तरफ कुछ ऐसी सी संरचनाएं आपको फूल में देखने को मिलती हैं, ऐसे करके। देखिए ना, ये होती है फूल की डंठल जहां से कोई फूल लगा हुआ है। तो ये जो आपको नीचे की तरफ दो हरे रंग की पत्तियां दिख रही हैं, इनको हम लोग कहते हैं सेपल। इनको कहा जाता है सेपल्स। इनको कहते हैं बाह्य दलपुंज। इनको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। हिंदी में बोलते हैं बाह्य दलपुंज, इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। ठीक है। ऊपर की तरफ जब आप देखते हो तो आपको नजर आती हैं पंखुड़ियां, ऐसे आपको नजर आती हैं पंखुड़ियां। तो किसी भी फूल के अंदर जब आप देखोगे तो आपको ऐसे नजर आती हैं पंखुड़ियां। ठीक है। तो आप एक फूल को जब देखोगे इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट तो हो गया सेपल, ये हरा वाला भाग, ये वाला भाग हो गया सेपल बेटा। ये ग्रीन वाले पार्ट को कहा जाता है बाह्य दलपुंज यानी कि सेपल। इस वाले पार्ट को कहेंगे बाह्य दलपुंज यानी कि सेपल। आ गई बात बुद्धि में आप लोगों की? आई बात समझ में प्यारे 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 साथियों? आ गई बात समझ में? तो आप कहेंगे ये है सेपल। अब ऊपर की तरफ ये जो पंखुड़ियां सी दिख रही हैं, इनका क्या नाम है? इनको कहते हैं बेटा पेटल्स। इनको कहते हैं पेटल्स। इनको कहा जाता है पंखुड़ी। इनको कहते हैं पेटल्स यानी पंखुड़ी। अब इन पेटल्स का या इन पंखुड़ियों का एक और नाम है। इन पंखुड़ियों को ही आप लोग कैलेक्स भी कहते हो। इन्हें ही हम कहते हैं कैलेक्स। ठीक है। इनको ही हम लोग दलपुंज बोलते हैं। ये बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है। ठीक है। इनको ही हम कैलेक्स भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? और जब ये पंखुड़ियां बहुत सारी हो जाएं, जैसे एक पंखुड़ी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो जब बहुत सारी पंखुड़ी हो जाएंगी, जब बहुत सारी पंखुड़ियां हो जाती हैं, बहुत सारी पंखुड़ी हो जाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कोरोला। उनको कहा जाता है कोरोला। तो कोरोला क्या होता है? मैनी पेटल्स। जब बहुत सारी पंखुड़ियां एक साथ हों, मैनी पेटल्स या पेटल्स का जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है कोरोला। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ जी मैम, आ गई। अब इसी के अंदर हम देखेंगे ऐसे ऐसे कुछ संरचनाएं निकली हुई होती हैं, ऐसे ऐसे। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं नर भाग। ये है बेटा, यही है नर हिस्से। यही है किसी भी फूल के अंदर जो नर भाग है, यानी स्टेमन। ये है स्टेमन, ये है पुंकेसर, यही है नर हिस्सा। ठीक है। और मैं मादा हिस्सा कहाँ है? तो बीच में आप लोग देखोगे इस तरीके से एक संरचना। किस कलर से बनाऊं? रेड कलर से बना रही हूँ। बीच में आप देखोगे ऐसे करके एक संरचना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। ऐसे करके बीचों बीच एक संरचना होगी। ये है प्यारे बच्चे स्त्री केसर। ये मादा भाग है, ये है स्त्री केसर, ये है पिस्टिल। अब मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है?
बोलो, किसी को कोई दिक्कत? तो एक फूल के अंदर बहुत सारी संरचनाएं आपको मिलती हैं। जो किसी भी फूल के नीचे जो ग्रीन हिस्सा होता है उसको कहते हैं सेपल। ये सेपल क्या करता है? ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान कराता है, पुष्प को सुरक्षा देना। ये किसी भी पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करना। तो किसी भी फूल के अंदर जो सेपल होगा वो क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। इसका काम है प्रोटेक्शन, ठीक है। और जब पंखुड़ियां आप देखते हो ये होती हैं बेटा पेटल्स। पंखुड़ियां क्या है? पेटल्स हैं। और यही किसी भी फूल का सबसे सुंदर भाग है। तो फूल के अंदर सबसे सुंदर भाग कौन सा होता है? तो आप बताओगे ये होता है। तो ये फूल का सबसे सुंदर भाग है, अट्रैक्टिव पार्ट है, सबसे सुंदर भाग है किसी भी फूल का। तो आपको कभी भी पूछे कि किसी भी फूल का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे ये होती है पंखुड़ियां। भाई ये तो रटने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आपको पता है कि किसी भी फूल की पंखुड़ियां ही हमें अट्रैक्ट करती हैं। गुलाब की पंखुड़ी जैसी होगी वैसा ही गुलाब लगेगा। काली है तो काला गुलाब, नीली है तो नीला गुलाब, सफेद है तो सफेद गुलाब, ऑरेंज है तो ऑरेंज गुलाब, गुलाबी है तो गुलाबी गुलाब। ऐसे करके पंखुड़ियां ही हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो सबसे सुंदर भाग यही है। हमें ही नहीं, भंवरे, भैया तितलियां, जो भंवरे आते हैं, तितलियां आती हैं, मधुमक्खियां आती हैं, वो भी पंखुड़ियों से ही अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और स्त्री केसर क्या होता है? ये स्त्री केसर है। और ये वाली संरचना जो दिख रही है ये स्टेमन है, यानी नर भाग है। तो अगर मैं आपको एक पुष्प का डायग्राम दिखाती हूँ तो कुछ कुछ ऐसा आपको दिखेगा। चलिए देखते हैं फ्लावर। फ्लावर डायग्राम अब हम लोग देखेंगे। तो किसी भी फूल के डायग्राम को जब हम देखकर चलेंगे तो जैसा मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, कुछ ऐसी ही प्रकार का फूल आपके सामने है। देखो, तो ये जो सबसे नीचे की तरफ संरचनाएं होती हैं इनको हम कहते हैं सेपल। सेपल ही है बाह्य दलपुंज, ठीक है। और बेटा ये जो आप लोगों को ये जो दिख रही है आपको पर्पल कलर की, ये जो है ये है पेटल्स। पेटल्स ही होती हैं पंखुड़ियां, यही है बेटा पंखुड़ी, ठीक है। सबसे सुंदर भाग किसी भी फूल का। और ये जो बीच में तुम्हें दिखाई दे रहा है ये है मादा भाग, ये है मादा भाग। और मादा भाग के भी पार्ट पढ़ाऊंगी आपको। और ये जो आपको दिख रही हैं संरचनाएं ये है स्टेमन यानी नर भाग, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको मादा और नर भाग के बारे में कुछ कुछ पॉइंट बताती हूँ। अगर हम मादा की बात करें या अगर हम नर की बात करें, अगर मैं आपको नर की बात कराती हूँ, मेल पार्ट की बात करवाऊं, तो मेल देखो ऐसा दिखता है, ऐसी संरचना होगी मेल की। मेल की ऐसी संरचना होती है, ऐसा दिखता है मेल। ये वाला जो पार्ट है ये लंबा सा ग्रीन ग्रीन, इसको कहा जाता है फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट, यानी ये है तंतु, तंतु। और ये जो तुम्हें यहाँ गोला सा दिख रहा है ये है एंथर, इसको कहते हैं एंथर यानी पुंधानी, इसको कहा जाता है पुंधानी। और इसी के अंदर बनती हैं परागकण, इसी के अंदर बनते हैं परागकण, परागकण इसी के अंदर बनती हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये एक नर का हिस्सा है, ये एक नर का डायग्राम है जो मैंने बनाया है, ऐसा दिखता है नर। और नर से संबंधित ये 3 संरचनाएं हैं। तंतु नर में पाया जाता है, पुंधानी नर में पाई जाती है और परागकण नर में बनते हैं। तो ये तीनों संरचनाएं नर से संबंधित हैं, है ना। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे मादा भाग की। तो मादा भाग जो होता है बेटा वो कुछ इस तरीके की संरचना है जो आपको दिखाई देती है, ऐसा होता है मादा भाग। अब मादा भाग का ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहा जाता है स्टिग्मा वृत्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वृत्तिकाग्र, इसको कहते हैं वृत्तिकाग्र, ठीक है। ये वाला हिस्सा है स्टाइल, ये वाला हिस्सा स्टाइल मारता है भाई, तो इसको कहते हैं वृत्तिका, इसको कहते हैं वृत्तिका, ठीक है। ये वृत्तिकाग्र है, ये वृत्तिका है। और ये मटका सा जो दिख रहा है ये है अंडाशय, इसको कहा जाता है अंडाशय, यानी कि ये है ओवरी,
इसको कहते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, और आगे देखो, आगे इस बात करती हूँ, पहले इसको क्लियर करके लिख लो, फिर कहोगे समझ नहीं आ रहा। इसको कहते हैं वृत्तिकाग्र, वृत्तिकाग्र। ठीक है, और इसको कहा जाता है वृत्तिका। ठीक है, ये अंडाशय है और अंदर की तरफ यहाँ एक और संरचना मिलती है, इसको कहा जाता है बीजांड। ये है बीजांड। तो ये संरचनाएं पाई जाती हैं एक मादा के अंदर, ये मादा भाग है। ये किसी भी फूल के अंदर मादा भाग है, फीमेल पार्ट है। तो फीमेल पार्ट के अंदर कितनी संरचनाएं देखने को मिली? तो फीमेल में देखो, एक तो आपको मिला स्टिग्मा, एक मिला आपको स्टाइल, एक मिला आपको अंडाशय ओवरी, और चौथे नंबर पर मिला बीजांड। तो 3 संरचनाएं तो नर से संबंधित हैं और 4 संरचनाएं संबंधित होती हैं मादा भाग से। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, मुझे बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है, आप क्लास में आगे बैठे या पीछे बैठे भाई। समझ में आ गई बात? मैम नोड को फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन देखो, अभी समझाऊंगी बच्चा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक नर से संबंधित भाग नहीं है, नर से संबंधित भाग नहीं है। ये तीनों ऑप्शन दे देगा, एक यहां से उठाकर दे देगा। तो आपको पहचानना है कौन सी संरचना नर में है, कौन सी संरचना मादा में है। तो ये नर के अंदर होती है संरचनाएं और ये मादा के अंदर होती है संरचनाएं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, है ना। अब आपको पूछेगा कि दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है कि किसी भी फूल के अंदर जो नर हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? तो किसी भी फूल के अंदर जो नर हिस्सा होता है उसको स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन, यानी हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। मैं बार बार लिखवा के आ रही हूँ पीछे। तो किसी भी फूल के अंदर जो नर हिस्सा होता है उसको पुंकेसर कहा जाता है। फिर प्रश्न आएगा, किसी भी फूल के अंदर जो मादा हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? तो मादा हिस्सा को पिस्टिल कहते हैं। भैया पिस्टल चलवा देती हैं लड़कियां, पिस्टल, धुंधु धुंधु धुंधु। तो पिस्टल चलवा देंगी तो समझो मादा का भाग है पिस्टल। समझ में आई बात? तो ये होगा पिस्टल वाला पार्ट। क्लियर? तो ऐसे याद कर सकते हो। पिस्टल का एक और नाम है, हम पिस्टल जो होती है इसको, जैसे कि आप लोग मादा वाला भाग पढ़ रहे हो, इसको हिंदी में स्त्री केसर भी बोलते हैं। तो पिस्टल ही है स्त्री केसर। ठीक है, पिस्टल ही है स्त्री केसर। लेकिन ये जो पिस्टल है या जो स्त्री केसर है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसी को कार्पल भी बोलते हैं। देखो बड़े ध्यान से सुनना, स्त्री केसर हिंदी में, ठीक है, स्त्री केसर होता है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में कार्पल भी आ सकता है और अंग्रेजी में पिस्टल भी आ सकता है। तो बेटा ये दोनों क्या हैं? ये अंग्रेजी के दोनों शब्द स्त्री केसर के बारे में बताते हैं, यानी किसी भी फूल के मादा भाग को ही हम स्त्री केसर कहेंगे, अंग्रेजी में कार्पल या पिस्टल कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब नोड और इंटरनोड समझ लो। अब मैं क्लास छोड़ूंगी, नोड और इंटरनोड समझ लो। तुम्हें मैं इंटरनोड या नोड दिखा देती हूँ, नोड और इंटरनोड दिखा देती हूँ, रुक जाओ। इंटरनोड देख लो, आ जाओ। इस फोटो को देखना जरा ध्यान से, इसमें क्लियर नहीं आ रही मिस, आ रही है या? देखो, देख लो, आ जाओ। ये है आप लोगों की इंटरनोड बेटा। देखो, ओहो, ये नोड है। जब भी कोई तना है उससे कोई भी नई शाखा या कोई भी नई पत्ती निकलेगी ना, तो ये वाला जो एंगल बना यहाँ पर, ये वाला जो एंगल बना है इसको बोलते हैं हम नोड। और बेटा ये पूरा का पूरा एरिया है इंटरनोड।
मतलब एक शाखा और इसके नीचे है जस्ट एक और शाखा। तो जब ये निकलेंगी, रुक जाओ, अब देखो ये, तो देखो इस फोटो को पूरे को ध्यान से, यहां से निकल रही है शाखाएं, ये छोटा नहीं हो रहा, ये नोड है बेटा, ऐसे करके ये नई ब्रांच निकल रही है तने से, तो ये है नोड, ठीक है, ये क्या है, नोड है। और इसी के नीचे की तरफ जब ऊपर देखोगे तो यहाँ पर भी निकल रही है, तो ये नोड है। लेकिन इसके और इसके बीच का जो गैप है, इसको कहते हैं इंटरनोड, इसको कहते हैं इंटरनोड। मान लो ये तना है, इस तने से ये नई शाखाएं निकली हैं इधर को, तो ये वाला एरिया है नोड, और यहां से नई शाखाएं निकल रही हैं ऐसे, तो ये वाला एरिया भी है नोड, ठीक है। अब ये और ये इसके बीच में जो एरिया है, इसको कहेंगे इंटरनोड। ये बीच वाला एरिया है इंटरनोड, मध्य वाला एरिया इंटरनोड होता है। ये है कहानी, आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो तो आ जाओ अब, तो अब अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।